अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है पवस की रात। तो ये लास्ट टॉपिक है। प्रेमचंद के जो अफसाने थे वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये लास्ट टॉपिक है, तो आज हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ मैं कल की वीडियो में आप लोगों के साथ उसके गुलाम अब्बास के अफसाने जो हैं वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो आज ये अफसाना लास्ट है, इसको गौर से देखिएगा। मैं आपके साथ सारा नहीं पढ़ सकूँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं आप लोग देख लिया करें गौर से। तो इसलिए मैं कुछ कुछ पढ़ूँगी और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पवस की रात। एक पीसे हुए तबके की कहानी, ठीक है। एक पीसे हुए तबके की कहानी है ये। देहात निगारी, किसानों की गुर्बत और मुफलसी प्रेमचंद के पसंदीदा मौज़ूआत हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था। इस अफसाने में प्रेमचंद ने किसानों की गुर्बत और मुफलसी से पर्दा उठाया है। किसान एक ऐसा तबका है कि जो मौसमों की शिद्दत और अपनी सुस्ती बीमारी से बेपरवाह धरती का सीना चीर कर माशरे के लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। यह तबका इतनी मेहनत करता है कि इसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। दूसरों के अगर अनाज से बनने वाले खुद सूखी और बासी रोटी को तरसते हैं। अगर इन्हें एक वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो तन ढांपना मुश्किल हो जाता है। एक ज़रूरत पूरी नहीं कि दूसरी बला की तरफ मुंह खोले सामने आ जाती है। जब वसाइल महदूद हों, आमदनी कलील हो और एक ऐसी चादर की शक्ल अख्तियार कर ली जाए जिसे अगर मुंह पर ओढ़ें तो पाँव नंगे रह जाते हैं, अगर पाँव को ढांपे तो मुंह नंगा रह जाता है। इसमें यह है कि एक किसान है, वो पवस की रात है, इतनी सर्दी है कि उसके पास एक कंबल तक नहीं है कि वो जहाँ पे अपने मालिक की खेतों की रखवाली करता है कि वो वहाँ पे जाके कि अपने ऊपर कंबल ओढ़ के सुकून से सो सके। उसके पास कंबल के अगर पैसे जमा हुए हैं तो जिसने उसका उधार देना है वो घर आके उससे उसका उधार मांगता है, और वो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं अभी ये पैसे नहीं दूंगी, अभी तुम अपने लिए कंबल खरीदो, फिर उसका कर्जा हम लोग अदा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपने पैसे लिए बगैर नहीं रहता, वो फिर भी उससे कंबल एक नहीं खरीदा जा सकता। इसमें ये बताया गया है। मैं पूरी कहानी आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ, देखिएगा। ऐसी चादर की शक्ल अख्तियार कर ली जाती है जिसे आप खुद समझ लें यहाँ पे, जिससे अगर मुंह पर ओढ़ें तो पाँव नंगे रह जाते हैं, अगर पाँव को ढांपें तो मुंह नंगा रह जाता है। इससे यही मिसाल ली जाती है कि वो बेचारा सर्दी से कांपता है। जमींदार, सेठ, साहूकार और जगीरदार इस तबके का खून निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरते हैं। ये गरीबों का इतना इस्तेसाल करते हैं कि इनके लिए दो सांस जीना दोबर हो जाता है। ये सब कुछ पवस की रात का खलासा और मरकजी ख्याल है। चलें। जमींदार का नौकर शाना जमीन का ठेका वसूल करने आता है। हल्कू की इतनी पसली कहाँ कि वो ठेका दे सके। दिसंबर की शदीद सर्दी में वो खेत की रखवाली करने की खातिर अपने लिए कंबल खरीदने की इस्ताअत नहीं रखता। दूसरी जानलेवा अभी साबित हो सकती है। वो सर्दी है ना जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। हल्कू ने इतनी मुश्किल से कंबल खरीदने के लिए रकम जमा की है और नौकर जमींदार का ठेका वसूल करने आ गया। वो कहता है कि मुझे मेरे ठेके के पैसे दो, लेकिन उसने जो पैसे जमा किए उसने तो अपने कंबल के लिए किए, लेकिन उसकी बीवी उसको ये पैसे नहीं देने देती, बट वो फिर भी ले जाता है उससे पैसे। नौकर को इस बात की फिक्र नहीं कि हल्कू सर्दी में मरेगा या जिएगा। इससे हल्कू को अपनी तज़ील और गालियां खाने का खतरा है। वो कहता है मैं इससे गालियां और इससे अपनी बिस्ती ना करवाऊं, इससे अच्छा है मैं इसको पैसे दे दूं। हल्कू तो इतना बेबस और मजबूर है कि वो शाहाना से कोई रियायत की बात भी नहीं कर सकता। प्रेमचंद लिखते हैं, बगैर कंबल के खेत में रात को वो किस तरह सो नहीं सकता, मगर शाहाना मानेगा नहीं। गुरकियां देगा, गालियां उसे देगा, उसको बातें सुनाएगा। डॉक्टर औरंगजेब अपनी किताब उर्दू के अफसाने एक तनकीद मुतालिया में पवस की रात का तजिया करते हुए लिखते हैं, कुल जमा पूंजी जो हल्कू और
منا نے نہ جانے کسی طرح پیٹ کاٹ کاٹ کر جمع کی تھی۔ شانہ کے حوالے کر دینے کے بعد پوز کی شدید سر طویل رات حلقوں پر جو گزر سکتی تھی، اس کے نہایت مؤثر اور جاندار تصویر پریم چند نے پیش کی ہے۔ اس سرد طویل رات میں حلقوں کے ذہن اور جسم و جان پر کیا نہیں گزرتی، وہ شدید سردی کی اذیت سے ٹپنے کے لیے کیا نہیں کرتا، اپنے ذہن اور توجہ کو اذیت و تکلیف کے احساس سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک کشمکش اور جنگ ہے جس میں انسان اور اس کا رفیق جانور دونوں شریک ہیں۔ جانور اس کشمکش اور ادائے فرض میں جان ہار لیتا ہے اور مالک ہمت و حوصلہ اس کشمکش میں پریم چند انسانی نفسیات کی جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح حلقوں اذیت کا احساس اور شدت کم کرنے کے لیے طرح طرح سے ذہن کہیں اور مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ سردی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش، بار بار حقہ تازہ کر کے پینا، اپنے آپ سے باتیں کرنا، کتے سے باتیں کرنا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی ہے وہاں پہ جو اس کے ساتھ کھیتوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ یہاں پہ کتے کا اتنا ذکر نہیں ہے، لیکن جو وہ ہے نا افسانے کے 5 رنگ، وہاں پہ یہ اس کے کتے کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل سے بات کی گئی ہے۔ کتے سے بات چیت کر کے وہ انتہائی دور کرتا ہے۔ طویل رات کی طوالت اور سردی کی شدت سے وہ نبرداد آزما ہے، مگر سردی ہے کہ غالب آئے جا رہی ہے۔ یہ انسان کے عناصر فطرت سے جنگ کا اساطیر خیال ہمارے ذہن میں تازہ کر دیتا ہے۔ افسانے کا فقرہ یا دوسری کو للکار کر کہہ رہا تھا، تیرے جی میں جو آئے کر۔ سردی کی بے عیاں طاقت پر فتح پا کر وہ خوشی کو چھپا نہ سکتا تھا۔ باقی آپ لوگ دیکھ لیں، باقی یہ افسانہ اتنا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو غور سے اس افسانے کو پڑھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، آپ پیپر میں اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تو ویورز، میں آپ لوگوں کے لیے اس اسٹڈی کے حوالے سے باقی ویڈیو بھی شیئر کیا کروں گی، اس کے علاوہ بھی جو میں کرتی ہوں گھر میں، جو میری مصروفیات ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کیا کروں گی اسٹڈی کے حوالے سے بھی، اور اپنی مصروفیات کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو وہ بھی ویڈیو دکھایا کروں گی، یعنی کہ میں کوکنگ کرتی ہوں، جو کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کیا کروں گی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔